चलो फिर ठीक है। तो आज हम शुरू करेंगे। हमारी क्लास होगी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग, जिसमें हम ब्लूम टेक्सोनोमी, सोलो टेक्सोनोमी, ये सभी चीज़ें अभी हम देखेंगे। धीरे धीरे मैं बताऊंगी कि ये सब चीज़ें हैं क्या। तो सबसे पहली बात, अगर हम बात करें शिक्षण के उद्देश्य के बारे में, कल हमने टीचिंग के बारे में काफ़ी सारी बातें की थी कि टीचिंग होता क्या है एंड कैसे आपको अपनी लाइफ में भी लेकर आना है। ठीक है। ओके। अगर हम इसके बारे में बात करें, टीचिंग सभी को पता है। ओके, चलो टीचिंग के बारे में हमने कर लिया। अभी हम एक चीज यहाँ पर हम देखने वाले हैं, वो क्या रहेगी आपकी, इस पर फोकस करना प्लीज। टीचिंग इज नॉट अबाउट रिजिड प्लान्स। टीचिंग का मतलब ये नहीं होता कि आपने कुछ रिजिड प्लान्स बना दिए। हाँ, हमारे कुछ प्लान्स है कि हमारा एक उद्देश्य है कि दिसंबर 2026 के यूजीसी नेट को हमें क्रैक करना है। बट इसके लिए जो जो हम प्लान बनाने वाले हैं वो हमारा रिजिड नहीं होना चाहिए। रिजिड का क्या है मतलब, कि इतना कठोर भी नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल इतना स्ट्रिक्ट आप लेकर चल रहे हो कि कुछ मजा ही नहीं आ पा रहा है। अगर पढ़ रहे हो और पढ़ा भी रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको मजा भी आना चाहिए। ठीक है। इट इज अबाउट हेल्पिंग learners adjust their perceptions to reality and attaining harmony। इसका क्या मतलब होता है, टीचिंग का मतलब होता है कि वो लर्नर्स को, यानी कि जो शिक्षार्थी हैं, जो सीखना चाहते हैं, जो भी उनका एक परसेप्शन है पढ़ाई को लेके, वो उस परसेप्शन को एडजस्ट कर सके रियलिटी के साथ में, कि हाँ जैसे हमने सोचा था उसी तरीके से हम काम कर रहे हैं। हमें उतनी भी ज्यादा दिक्कत ना आए कि जो हमें लगे कि जैसा हमने सोचा था एंड जैसा हम चाहते हैं ये उससे बिल्कुल ही एकदम डिफरेंट है। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हमें लिंक करके लेना चलेगा ही चलेगा। ठीक है। आगे देखो। अभी अगर हम बात करते हैं यहाँ पर लर्निंग के बारे में, यानी कि अधिगम के बारे में, इसके काइंड ऑफ हम थ्री पिलर्स के बारे में हम बात करते हैं। लर्निंग क्या हो सकती है, लर्निंग का क्या मतलब होता है। देखो, वो लर्निंग किसी काम की नहीं है अगर वो हमारे बिहेवियर में चेंज नहीं लेकर आती है। तो मानती हो ये बात मेरी। आप अभी योग के विषय में भी आप पढ़ रहे हो एंड आप ये भी पढ़ रहे हो, एंड ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जो आप अपने मतलब कि एआई से आप देखते हो, या फिर आपने इंस्टाग्राम से कुछ देख लिया। बट अगर वो सब चीजें अगर आपके बिहेवियर को शेप ही नहीं कर रही है एक सही डायरेक्शन में, तो क्या आपको लगता है कि वो लर्निंग है? नहीं होगी लर्निंग। ठीक है। दूसरी बात, दूसरी बात क्या होती है, ये हमारे एटीट्यूड में चेंज लेकर आता है। एटीट्यूड में चेंज लाने का मतलब कैसा है, मैं आपको ये बता देती हूँ कि आफ्टर 6 मंथ, जब आपकी 6 महीने की जर्नी पूरी हो जाएगी, जो भी आपका एक एटीट्यूड था यूजीसी नेट को लेकर एंड इसकी पढ़ाई को लेकर, वो बिल्कुल चेंज हो चुका होगा। क्यों? क्योंकि आपने उस चीज के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है अभी से। मानते हो ये मेरी बात? चेंज आता है, लर्निंग करोगे तो चेंज आएगा, बिल्कुल। तीसरी बात क्या है, तीसरी बात आती है ज्ञान को ग्रहण करना। बिल्कुल सही बात है, ये तो है ही। ठीक है, अगर आप लर्निंग करो यानी कि कोई भी जो ज्ञान है आप उसको ग्रहण कर रहे हो, बिल्कुल सही है। अब देखो और क्या होता है। फिर अभी हम बात करने वाले थ्री डोमेन्स ऑफ लर्निंग के बारे में। थ्री डोमेन्स ऑफ लर्निंग, अभी मैं आपको बता देती हूँ कि डोमेन्स होते क्या है। ठीक है। तो अगर हम बात करें, इसको हम बोल देते हैं ब्लूम्स टेक्सोनोमी। लिखना चाहो तो लिख लो, मेरे पास एक्सरी पेन नहीं है तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। ठीक है, राइटिंग मेरी वैसे नहीं आ पाएगी। ओके, ब्लूम्स टेक्सोनोमी। अब मैं बता दूंगी कि टेक्सोनोमी क्या होती है। ठीक है। तो इसको हम ब्लूम्स टेक्सोनोमी क्यों बोलते हैं, BLOOM, अगर किसी को स्टिल राइटिंग समझ में नहीं आई है तो। ब्लूम्स टेक्सोनोमी, व्हाट इज ब्लूम्स टेक्सोनोमी। तो यहाँ पर एक पर्सन है जिनका नाम है बेंजामिन ब्लूम। ठीक है, बेंजामिन ब्लूम, देखो यहाँ पर ये नेम भी दिया गया है। ठीक है। बेंजामिन ब्लूम नाम के एक व्यक्ति है। ठीक है। जब ये बात हो रही थी कि टीचिंग के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं या फिर लर्निंग कैसे होनी चाहिए, तो उस टाइम पर यूएस के न्यूयॉर्क शहर में एक मीटिंग होती है, जहां पर जितने भी जो रिसर्चर हैं, जो स्कॉलर्स हैं एंड बड़े बड़े जो प्रोफेसर थे, उनके उनकी एक मीटिंग होती है, जो बोलते हैं कि ठीक है हमें टीचिंग भी ठीक है, लर्निंग भी ठीक है, बट हमें कहीं ना कहीं ये लगता है कि लर्निंग के ना कुछ स्टेजेस होते हैं। मानते हो ये मेरी बात? और हर स्टेज का अपना अपना एक उद्देश्य रहता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई नर्सरी क्लास का बच्चा पढ़ रहा है तो उसका स्टेज एकदम डिफरेंट होगा पढ़ने का। ये चीज आप मानते हो, एग्री करते हो सभी? बिल्कुल करते हो एग्री, ठीक है।
ओके, स्टेज तो हमें पता चल गया, बट उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य ये रहेगा कि हाँ बस मुझे मुझे इतना पढ़ना है कि मैम मुझे ना मेरी नोटबुक जब चेक करे तो वो वेरी गुड लिख दे। यही तो होगा बच्चों के दिमाग में। थोड़े और बड़े हो जाते हैं तो फिर मतलब कि जब एलकेजी यूकेजी में होते हैं तो फिर क्या लगता है, तब ये लगता है बच्चे को कि हाँ हमारी स्टेज अब ए फॉर एप्पल से लेकर अब हमें एप्पल की स्पेलिंग भी हमें लिखनी आ गई है। अब हम चाहते हैं कि हमें वेरी गुड तो मिले ही मिले, बट हम चाहते हैं कि हमें ट्रॉफी भी मिले, एंड ट्रॉफी कब मिलेगी कि हमें फर्स्ट आना। तो उद्देश्य अब हमारा यहाँ पर चेंज हो गया। फिर धीरे धीरे क्या होता है, हम अपनी 10th क्लियर कर रहे हैं, हम अपनी 12th क्लियर कर रहे हैं, देन फिर हम ग्रेजुएशन में आते हैं, फिर हम मास्टर्स में आते हैं। मास्टर्स में आके हमें ऐसा लगता है कि हमें पढ़ाई ऐसी करनी है जो हमें जॉब दे दे। होता है ना ऐसा कि हमें पैसे कमाने को दे दे, हमें ऐसी पढ़ाई चाहिए। इस उद्देश्य से अभी हम पढ़ रहे होते हैं, बट हाँ एक टाइम पर ऐसा भी आता है जिस टाइम पर हमें पैसा भी नहीं, बस हम चाहते कि बस हमें ज्ञान ही चाहिए। आप में ऐसे बहुत सारे होंगे, एंड आई थिंक सभी होंगे, कि अगर किसी को अगर मैं कुछ बात बताऊंगी तो वो ये नहीं बोले कि हमें तो बस तुम ये मत ही बताओ। क्योंकि एक टाइम पर होता है कि हमें हर एक चीज की हमें ज्ञान लेने में थोड़ा सा अच्छा लगता है, कि अपने बारे में जानना अच्छा लगता है। ठीक है, किसी भी चीज के बारे में वो हमने बता दिया, जैसे कि अभी देहरादून में जो सभी चीजें चल रही हैं, पेड़ों की कटाई चल रही है, हम इसमें इंटरेस्ट क्यों जगा रहे हैं? हम ये भी तो बोल सकते हैं कि हमें सिर्फ अपनी जॉब चाहिए, बट नहीं, हमें ये चीज जाननी है। जाननी क्यों है? ताकि अगर इन फ्यूचर अगर हम कुछ एक्शन लेना चाहें तो हम एक्शन ले पाए। एंड एक्शन हम कब ले पाएंगे? जब हमें उस चीज का ज्ञान होगा। मानते हो ये मेरी बात? ठीक है। तो बेंजामिन ब्लूम, इसको हम ब्लूम्स टेक्सोनॉमी क्यों बोलते हैं? सबसे पहली बात, तो बेंजामिन ब्लूम ने इस मीटिंग को हेड किया। ही ही वाज अ सुपरवाइजर ऑफ दिस मीटिंग। ठीक है। ठीक है, बेंजामिन ब्लूम के बारे में हमें पता चल गया कि यूएस में कोई एक मीटिंग हो रही थी जहां पर सभी रिसर्चर एंड स्कॉलर्स आए थे, एंड जो बात कर रहे थे कि कुछ स्टेजेस होते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं टीचिंग के, तो क्यों ना हम इसको डिवाइड करके रख देते हैं। लर्निंग के बारे में बात कर रहे हैं। नाउ ब्लूम के बारे में आप समझ गए हो, ब्लूम कुछ नहीं है, ब्लूम बस एक नाम है। नाउ व्हाट इज टेक्सोनॉमी? टेक्सोनॉमी कुछ नहीं है, टेक्सोनॉमी का मतलब होता है क्लासिफिकेशन, लिख लो, विभाजन। ठीक है, विभाजित जो किया गया है, इसको 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है। क्लासिफिकेशन, क्लासिफाई किया गया है। इज इट क्लियर? सभी को आ गया समझ में कि एक चीज चल क्या रही थी? हाँ या ना? चलो, इतना अगर सभी को समझ में आ गया तो काफी बढ़िया बात है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ब्लूम्स टेक्सोनोमी से हमारे पास में आते हैं 3 चीजें। नंबर 1 आती है हमारी कोग्निटिव डोमेन, फिर आता है हमारा यहाँ पर अफेक्टिव डोमेन, फिर आता है हमारा यहाँ पर साइकोमोटर डोमेन। इन सभी के मैं आपको ट्रिक्स बता दूंगी। ट्रिक्स बहुत ही ज्यादा इजी है। ठीक है, एंड अभी जून 2026 में पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम में कोग्निटिव डोमेन को सीक्वेंस में लगाने का एक क्वेश्चन था जो मेरे एग्जाम में आया। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि मैं ट्रिक्स बता दूंगी, बट अभी के लिए सिर्फ आपका फोकस क्या होना चाहिए? अभी के लिए आपका फोकस होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए। ट्रिक्स आई विल बी शेयरिंग लेटर। ठीक है, सो कोग्निटिव डोमेन। अब आप बात करोगे कि जब इसको मीटिंग को हेड ब्लूम कर रहे थे तो यहाँ पर जिन्होंने दी है इन सब के नाम क्यों चेंज है? तो मैं बता देती हूँ भाई, पूरी मीटिंग हो रही है तो सिर्फ बेंजामिन ब्लूम ही थोड़ी ना बोलते रहेंगे। हाँ या ना? मानते हो ना ये मेरी बात? अगर हम सब की मीटिंग हो रही है तो कुछ बात मैं बोलूंगी, कुछ बात आप बोलोगे, कुछ कोई और बोलेगा, ये सब चीजें। तो अगर हम देखा जाए तो कोग्निटिव डोमेन देते हैं हमारे प्रॉपर बेंजामिन ब्लूम। कब आती है? ये आती है हमारी 1951 में। ठीक है, सभी को याद करने के लिए मैं ट्रिक बता दूं, दिक्कत मत। कोग्निटिव डोमेन देखो, कोग्निटिव डोमेन के यहाँ पर ना मैंने एक ये पिक्चर लगाई हुई है, ये आती है आपकी दिमाग की। तो कोग्निटिव डोमेन सबसे पहली तो 2 चीजों से रिलेटेड है। एक तो है आपका हेड, लिख लेना प्लीज ये बात, कोग्निटिव डोमेन हेड। ठीक है, कैसे याद रखोगे? सिंपल सी बात है, दिमाग हमारे सर पे ही तो होता है, सर में होता है ना दिमाग, तो याद रह जाएगा आपको। ठीक है, कोग्निटिव। अब देखो टीचिंग एप्टीट्यूड एंड अगर किसी और सब्जेक्ट में भी आपका कोग्निटिव दिखता है, कोग्निटिव वर्ड संज्ञानात्मक पक्ष आपको जहां पर भी दिख जाए, आप समझ लेना कि यहाँ पर उस चीज के बारे में बात हो रही है कि हमारी सोचने की क्षमता कितनी है, हम कितना सोसाइटी के साथ में
हम मतलब कि एडजस्ट करके हम रह पा रहे हैं, हम किस तरीके से अपना दिमाग लगा पा रहे हैं, किस तरीके से हम ज्ञान को ले पा रहे हैं एंड किस तरीके से हम उस ज्ञान को यूज कर पा रहे हैं। यानी कि जितना भी जो ज्ञान और बौद्धिक कौशल है वो होता है हमारा कोग्निटिव डोमेन। सिंपल है एकदम, कोग्निटिव वेरी सिंपल है। दिमाग वाली चीज आपकी सारी कोग्निटिव में आ जाएगी, चाहे वो सोचने की शक्ति हो या फिर जो चीज हमने सोच ली है उसको फिर किस तरीके से करना है, जो ज्ञान हो गया हमारे, ये सभी चीजें आपकी कोग्निटिव में हो जाएगी। इज इट क्लियर? ये रिलेटेड है आपका हेड से। कैसे याद रखोगे? आप सोच रहे हो, सोचते कैसे हो? आप दिमाग से सोचते हो एंड दिमाग हमारा क्या कहाँ होता है? दिमाग हमारा हेड में ही तो होता है, हाँ या ना? सिंपल बात हो गई, बिल्कुल क्लियर हो गया इतना? ठीक है, चलो काफी बढ़िया, अगर आपको समझ में आ गया है तो। अब देखो, सबसे पहले मैं कोग्निटिव ही लेकर चलूंगी। यहाँ पर कोग्निटिव के ना आपको यहाँ पर 6 टाइप्स याद रखने। सबसे पहले होगा आपका नॉलेज यानी कि ज्ञान, फिर होगा आपका कॉम्प्रिहेंशन यानी कि बोध, फिर होगा आपका एप्लीकेशन यानी कि अनुप्रयोग, फिर होगा आपका फोर्थ एनालिसिस यानी कि विश्लेषण, फिफ्थ होगा आपका सिंथेसिस यानी कि संश्लेषण, सिक्स्थ होगा आपका इवेल्युएशन यानी कि मूल्यांकन। ठीक है, अभी एक एक करके मैं बता देती हूँ कि ये क्या है। सबसे पहली बात में कोग्निटिव के अंदर दिमाग वाली बात चल रही है, सारी चीजें आपके दिमाग वाली ही चली। सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले होगा आपका ज्ञान। ठीक है, अगर मैं आपको एक कहानी की तरह बताऊं, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। एग्जाम्पल के लिए नॉलेज, सबसे पहले क्या होगा? रिकॉल डेटा एंड इंफॉर्मेशन। किसी नर्सरी क्लास के बच्चे मतलब किसी छोटे बच्चे को समझ लो, जिसको मैडम ने बोला है कि 2 into 2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये हो गया हमारा नॉलेज। नॉलेज क्यों है? क्योंकि मैडम ने बोला है कि ये चीज होती है, आप इसको याद कर लो। तो बच्चे ने क्या किया? बच्चे ने इस ज्ञान को ले लिया एंड इसको बस याद कर लिया। 2 into 2 4, बस इतना याद कर लिया। ये हो गया हमारा नॉलेज, ये हो गया हमारा ज्ञान। टीचर ने ज्ञान दिया कि 2 into 2 4 होता है, ये हो गया हमारा ज्ञान। इज इट क्लियर? फर्स्ट स्टेप बिल्कुल सिंपल है एकदम। फिर आता है हमारा कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या होता है? अंडरस्टैंड द मीनिंग। यहाँ पर बच्चा ये बोलेगा कि 2 into 2 4 ही क्यों होता है। यहाँ पर बच्चा इस चीज को समझना चाहता है। कैसे समझेगा? तो जैसे आपने बचपन में देखा होगा, हम ऐसे करते थे ना, 1 2, फिर हम करते 1, फिर 2, फिर हम करते थे कि हाँ ये हो गए हमारे 4। ऐसे करते थे ना जब हम बिल्कुल छोटे थे, नर्सरी में सबने इस तरीके से की होगी ना काउंटिंग, है ना, स्टिक्स के थ्रू। तो फिर जब ये चीज बताई गई तब फिर टीचर ने बोला कि जब इस तरीके से तुम ऐसे प्लस कर सकते हो ना, तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 2 into 2 4। यानी कि बच्चे ने यहाँ पर समझ लिया है कि 2 into 2 4 ही क्यों होता है। इज इट क्लियर सभी को? दूसरी चीज, पहले में बस याद कर लिया, पहले में बस रट्टा मारा, दूसरे में समझा। इज इट क्लियर? एग्जाम्पल के लिए कि सबसे पहले मैंने आपको बोला कि ना बेंजामिन ब्लूम ने 1951 में दी है, सॉरी, बेंजामिन ब्लूम ने कॉग्निटिव डोमेन दी है। अब इसके अंदर है क्या, अब आपको समझने वाले हो। ये हो गया आपका कॉम्प्रिहेंशन। थर्ड क्या होगा? थर्ड होगा आपका एप्लीकेशन। ठीक है, जब बच्चे ने ये जो ज्ञान था इस चीज को ले भी लिया है एंड इस चीज को समझ भी लिया। अब मैं बोलूंगी कि चलो तुम एक काम करो, अब तुम इस चीज को अप्लाई करो और मुझे ये बताओ कि 2 × 3 कितना होगा। अब बच्चे ने कॉन्सेप्ट भी समझ लिया है, बच्चे ने समझ भी लिया है कि होता है क्या है ये। ठीक है, तो अब बच्चा इसको अप्लाई करेगा। ठीक है, यूज नॉलेज इन न्यू सिचुएशंस, कि हाँ जो मैंने पढ़ा है अब बच्चा इसको अप्लाई कर देगा एंड फिर बच्चा यहाँ पर लिख देगा 2 × 3 = 6। समझ में आ गया? एक और एग्जाम्पल के थ्रू भी अभी मैं आपको बता दूंगी। फोर्थ क्या आता है? फोर्थ आता है आपका एनालिसिस, यानी कि किसी भी चीज को तोड़ तोड़ के देखना, डिफरेंशिएट फैक्ट्स एंड ओपिनियंस, यानी कि प्रोस एंड कॉन्स देखना। एग्जाम्पल के लिए कि बच्चा ना यहाँ पर ये देखेगा, बहुत सारी चीजें यहाँ पर हो सकती है कि अगर मैं 2 into 3 कर रहा हूँ तो 6 आ रहा है, अगर मैं 3 into 2 करूँ क्या तब भी 6 ही आएगा। यानी कि अपना दिमाग लगा रहे, चीजों को तोड़ तोड़ के देख रहे कि क्या क्या सब चीजें हो सकती हैं। इज इट क्लियर सभी के लिए? एनालिसिस। सिंथेसिस में क्या होगा? इंटीग्रेट
एलिमेंट्स टू फॉर्म अ न्यू पैटर्न। अब यहाँ पर क्या होगा, बच्चे ने जो सब चीजें सीख ली है ना, अब बच्चा यहाँ सब उन सब चीजों को इंटीग्रेट करना चाहेगा। एग्जाम्पल के लिए बच्चे ने भी 2 क्वेश्चन किए, तो बच्चा ना अब ये ट्राई करेगा कि 2 में 2 और फिर मल्टीप्लाई बाय 3। अब बच्चा चाहता है कि मैं ये भी करके देखूं, तो क्या वो कर पाएगा? बिल्कुल कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि बच्चे ने याद भी कर लिया, बच्चे ने समझ भी लिया है, बच्चे ने अप्लाई भी कर लिया, बच्चे ने तोड़ तोड़ के भी देख लिया। अब बच्चा इन सब चीजों को इंटीग्रेट करके संश्लेषण भी कर सकता है। एंड फिर लास्ट में करेगा मूल्यांकन कि क्या ये जो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, क्या ये चीज ठीक जा रही है। इज इट क्लियर? कोग्निटिव डोमेन पूरा का पूरा हमारा दिमाग का यूज हो रहा है यहाँ पर। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, ओके। एक और एग्जाम्पल समझने, तो आप इसको, जब हम छोटे थे तो हमें टाइम देखना कि किस तरीके से बताया कि छोटी सुई और बड़ी सुई जब दोनों 12 पर है तो 12 बज गए। ठीक है, अब बच्चे को बस छोटी सुई और बड़ी सुई का तो पता है, क्योंकि साइज का तो उसको पता है, बट उसको ये नहीं पता है कि कब 12-15 होंगे, कब क्या होगा। फिर उसने इस चीज को समझा, फिर उसने खुद से अप्लाई किया कि हाँ ठीक है, अगर मम्मी ने मुझे 12 कैसे बजते हैं ये बताया, तो फिर अब मैं 12:30 का देखूंगा। फिर वो उसको तोड़ तोड़ के देखेगा कि ठीक है, जब छोटी सुई 12 पे है और बड़ी सुई जब 6 पे है तो 12:30 हो गया, बट अगर 3 पे होती तो तोड़ तोड़ के देख लिया। फिर क्या क्या जो सब चीजें सीखी, इन सबको इंटीग्रेट करिए, मिक्स कर दिया, फिर लास्ट में वो चेक करेगा कि क्या मैंने टाइम सही देखा है। इज इट क्लियर सभी को? ठीक है, इसका एग्जाम फोकस क्या रहेगा आपका? रोट लर्निंग भी हो सकता है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो हम रट्टा ही मार रहे हैं ना यहाँ पर। ठीक है, ये अचीव्स ओनली द लोवेस्ट लेवल, रिमेम्बरिंग नॉलेज, कोग्निटिव डेवलपमेंट रिक्वायर्स मूविंग अपवर्ड। आप देखोगे ये हमारा एकदम फर्स्ट लेवल होगा, हाँ या ना? या कोई बच्चा है जो सीधा ही मूल्यांकन कर देगा? नहीं होगा ना ऐसा। ठीक है, चलो, समझ में आ गया इतना? समझ में आ गया ना इतना? चलो, समझ में आ गया है तो काफी बढ़िया बात है। ठीक है, ओके। इसी चीज को अब देखो, अगर मैं आपको इसकी अभी ट्रिक बता दूं, इसको याद करने की ट्रिक मैं बता दूं, लिख लो ट्रिक। के सी ए टू एस ई, ये एस है हाँ, कोई ऐसे मत करना। KCA2SE, के फॉर नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन। A2 लिखा यानी कि 2 बार ए है, फिर एनालिसिस होगा, फिर सिंथेसिस होगा, फिर इवेल्युएशन होगा। KCA2SE। ठीक है, याद नहीं होगा तो ऐसे ही बोल सकते हो कि ना, जैसे हम बोल देते ना कि ना कैसी है तू, बहुत टाइम के बाद मिलो ना, कैसी है तू से यानी कि बता कैसी है तू। ठीक है, कोग्निटिव क्लियर है सभी को? फर्स्ट डोमेन एकदम क्लियर है? ठीक है, ओके। अब एक और चीज आप यहाँ पर देख सकते हो कि कोग्निटिव डोमेन जो है, हाँ जी शिवम। मैम आप बोलो पहले, फिर मैं पूछता हूँ। नहीं नहीं, बोलो बोलो, फिर मैं न्यू स्टार्ट करा रही हूँ, बोलो। मैम मैं ये जान रहा था जो कॉग्निटिव डोमेन है ये कब आया था, 1956 में या 1951 में? सॉरी, 1956 में आया था, बिल्कुल ठीक। ठीक है, 1956 हम- में आया था, शायद आपको ट्रिक प्रॉपर याद है क्या? ठीक है, हाँ मतलब तब वही दिख रहा था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 1951 कुछ और चल रहा था मेरे दिमाग में। ठीक है, सो कोग्निटिव डोमेन आपका 1956 में आता है, एंड ये रिवाइज होता है आपका 2001 में। कौन करता है इसको रिवाइज? क्रैथवोल एंड एंडरसन यही करते हैं, जिन्होंने नोट्स बनाए हैं, है ना? ठीक है, ओके। तो क्या हुआ था, इसको रिवाइज क्यों किया गया था? ये बोला गया था कुछ नहीं है उसमें, कुछ भी नहीं है। 1956 में आपको कोग्निटिव आता है, फिर उसको दोबारा से रिवाइज किया 2001 में, एंड वो किया था आपका क्रैथवोल। लिख सकते हो, वैसे यहाँ पर शायद यहाँ पर नाम भी दिया होगा, ऊपर देख लेती हूँ मैं। हाँ, एक का नाम यहाँ पर दिया हुआ है डेविड क्रैथवोल। ठीक है,
कोग्निटिव डोमेन को जो रिवाइज किया गया था 2001 में, वो डेविड क्रेथवोल ने किया था, लिख लो एक बार, एंड एंडरसन ने किया था। दोनों के नाम मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। क्रेथवोल एंड सेकंड नेम इज एंडरसन। इन सभी की ट्रिक्स मैं बता दूंगी एक कहानी के थ्रू, अभी के लिए बस लिख लो। ठीक है, 2001 में क्रेथवोल एंड मैम आपकी एंडरसन। आवाज ब्रेक हो रही है आज। अभी ठीक है, और अभी हो रही है क्या ब्रेक? मैं अभी ठीक आ रही है, बट बीच बीच में हो रही है ब्रेक। ठीक है, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। वैसे अभी ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं, दोबारा से ब्रेक होगी तो बताना। ओके, कोग्निटिव डोमेन 1956 में आता है, इसको दोबारा से रिवाइज किया गया था 2001 में, क्रेथवोल एंड एंडरसन इसको करते हैं, जिसके स्टेप्स आप लिख लो। रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंड, एप्लीकेशन, एनालिसिस, क्रिएट एंड इवेल्युएट। यही है या ईसी है शिवम? चेक हाँ जी मैम। सीई है या फिर ईसी है? आपने तो नोट्स बनाए हैं शायद से। RU82 रुला दो इसे, तो कुछ याद आ रही है? ई ई सी है मैम। ईसी है पक्का, कंफर्म? मतलब कि नोट्स बनाए, ठीक है। RU82 ईसी है। रिमेम्बरिंग, जी अंडरस्टैंड, एप्लीकेशन, एनालिसिस, ठीक है, इवेल्युएशन एंड क्रिएट। यहाँ पर सारी की सारी चीजें आपकी एकदम सिंपल है। रिमेम्बरिंग नॉलेज वाला ही है, अंडरस्टैंड जो कॉम्प्रिहेंशन में पढ़ा है वो अंडरस्टैंड वाला ही है, एप्लीकेशन आपको पता लग गया, एनालिसिस आपको यहाँ पर पता लग गया। यहाँ पर इवेलुएट पहले होगा, क्रिएट बाद में होगा। यानी कि बस क्रेथवोल एंड एंडरसन ने ये वाली चीज बोली है कि कुछ नया बनाने से पहले आप पुराने वाले को अगर मूल्यांकन कर लेते हो तो नए वाले में शायद से गलती नहीं होगी। तो RU82EC, दिस इज द ट्रिक टू लर्न दिस। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? कोग्निटिव या सर घूम गया कोग्निटिव में ही? क्लियर सभी को? मैम रिपीट करना एक बार ये वाली चीज। ओके, रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंड, एप्लीकेशन, एनालिसिस, इवेलुएट, क्रिएट। ठीक है, सबके मतलब एकदम सेम है, किसी का मतलब कुछ भी डिफरेंट नहीं है। हिंदी इंग्लिश आपको दोनों मिल जाएगा। कोग्निटिव डोमेन में अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ सकते हो, किसी भी शब्द में या कोई एग्जाम्पल समझ में नहीं है तो पूछ सकते हो। एंड जिनको लगे कि हाँ समझ में आ चुका है एंड कंटिन्यू कर सकते हैं तो प्लीज थम्स अप कर देना। बाकी टाइम ले लो, अभी अपना आराम आराम से करेंगे, जल्दी नहीं करेंगे ज्यादा। तो शुभम आपका कैमरा क्यों ऑफ है? अनामिका ऑल्सो, प्रिया, ओके ओके प्रिया, ओके प्रणाम ज्योति, अभी देखा मैंने आपका मैसेज। चलिए, सभी को आ गया समझ में? कोई डाउट शंका परेशानी यहाँ तक नहीं? एकदम क्लियर है सभी को? बढ़ सकते हैं आगे? मुश्किल लग रहा है? एक बार मैं रिवाइज करा दूं? मैम हाँ जी, मैम इसे रिवाइज क्यों करा गया? रिवाइज क्यों करा दिया है? रिवाइज इसलिए करा दिया है क्योंकि क्रेथवोल एंड एंडरसन को ये लगता था कि मुझे ऐसा लगता है कि मूल्यांकन पहले हो जाए, क्रिएट बाद में हो जाए। यानी कभी कभी हम करते हैं ना
देखो दो तरीके के लोग होते हैं, जो पहले काम कर लेते हैं फिर उसके बाद में चेक करते हैं, एंड एक वो टाइप के लोग होते हैं जो ये बोलते हैं कि पहले ही चेक कर लेते हैं ताकि कोई गलती ना हो, बाद में कुछ नया बनाएंगे। ठीक है, तो बस लास्ट के बस 2 ही पॉइंट है जो इंटरचेंज हुए हैं, बाकी सबका सब सेम। ठीक है, और कोई डाउट है किसी को? नहीं, बढ़े फिर आगे। ठीक है, मैम एक बार रिवाइज करवा दो। हाँ जी, वही तो करा रही हूँ, सुनो फिर। कोग्निटिव डोमेन, बेंजामिन ब्लूम 1956। ठीक है, कैसे याद रखोगे? कोग्निटिव डोमेन, कोग्निटिव वर्ड जहां पर भी आ जाए यानी कि आपकी बौद्धिक कौशल के बारे में बात करेगा, ज्ञान के बारे में बात करेगा कि आप कैसे ज्ञान को ले रहे हो, फिर आप कैसे ज्ञान को यूज कर रहे हो, आप कैसे सोसाइटी के साथ में अपने प्रॉपर अपनी थिंकिंग एबिलिटी को एकदम एडजस्ट करके आप मैनेज कर रहे हो। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर इतनी सारी ज्ञान की बातें कर दी है तो ज्ञान कहाँ पर होता है? ज्ञान जाता है हमारे दिमाग में, यानी कि ये डोमेन आपके माइंड से रिलेटेड है, एंड माइंड से रिलेटेड है तो यानी कि ये चीज हेड से भी रिलेटेड है। कैसे याद रखोगे? क्योंकि दिमाग तो हेड में ही होता है, सिंपल बात हो गई है। अब देखो, कोग्निटिव डोमेन जो कि 1956 में आता है, उसको याद करने की ट्रिक क्या है? कैसे है तू से बताओ। ठीक है, आपकी कोई फ्रेंड है जो आपसे बहुत टाइम के बाद में मिल रही है, तो क्या पूछोगे उससे? कैसी है तू से, यानी कि बता। ऐसे ही तो बोलते हो ना। के फॉर नॉलेज, सी फॉर कॉम्प्रिहेंशन, ए फॉर एप्लीकेशन, ए फॉर एनालिसिस, ठीक है, एंड फिर एस फॉर सिंथेसिस, एंड फिर इवेल्युएशन। ट्रिक्स याद रहेंगी सभी को। कैसी है तुझसे बताओ, चलो कैसे हो तो। ठीक है, चलो ये याद हो गया। अब हम बात करेंगे कि इसको रिवाइज किसने किया है। इसको रिवाइज किया गया है, याद रख लो कि इसको रिवाइज किया है सन ने, बेटे ने रिवाइज किया। ठीक है, एंडरसन है ना, एंडरसन, एंडरसन, तो एंडरसन का आप सन याद कर सकते हो कि रिवाइज किसने किया? रिवाइज किया है सन ने किया है रिवाइज। अब क्रैथवोल को कैसे याद रखोगे? कि सन यानी कि बेटा जो है वो वॉल के पास में खड़ा है, दीवार के पास में खड़ा है, तो वॉल पे जो यानी कि वॉल के पास में जो बेटा खड़ा था, क्रैथवोल के पास में जो सन है यानी कि एंडरसन है, उसने इसको रिवाइज किया है। अब 2001 कैसे याद रखोगे? 2001 आप ऐसे याद रखोगे क्योंकि एक ही बेटा है, एक ही सन है। ठीक है, एंड बेटा क्या बोल रहा है? RUA2SE, रुला दो इसे, रुला दो इसे। अगर आपने ट्रिक लिखी है, अगर उसमें एल होता तो ये प्रॉपर ऐसे ही साउंड करता, रुला दो इसे। पढ़ के देख लो एक बार, RUA2EC, रुला दो इसे। हाँ या ना? नहीं है तो एक बार देख लो, लिख रही हूं मैं, लो, RUA2EC। देखो, अगर यहाँ पर RUA2EC, अगर यहाँ पर L होता तो ये क्या साउंड करता? रुला दो इसे। हाँ या ना? है ना? अब बच्चे रोते रहते हैं, बट ये बच्चा थोड़ा सा वो है ना चंड टाइप का, तो ये बोले कि रुला दो इसे, ये बच्चा ही रुलाना चाह रहा है। R फॉर रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंड, एप्लीकेशन, एनालिसिस, इवेल्युएशन, क्रिएट। क्लियर एकदम? रुला दो इसे। सबसे पहले तो पूछा है कि भाई कैसी है तुझसे, जब उससे पूछ लिया कि हाँ वो कैसी है, फिर उसको बोले कि ना रुला दो इसे। इज इट क्लियर सभी को? कोग्निटिव डोमेन क्लियर है? बढ़ सकते हैं आगे। ठीक है, अभी हम बात कर देते हैं यहाँ पर अफेक्टिव के बारे में। चलो अफेक्टिव के बारे में बात करें। देखो, अफेक्ट हमें कब पड़ता है? जब कोई हमें अपना कुछ ऐसी बात बोल दे जो हमें हर्ट कर जाती है, होता है ना ऐसे ही। अफेक्ट तभी तो होता है ना जब कोई अपना हमें कुछ ऐसी बातें बोल दे जो हमें हर्ट कर रही है। वो हमें क्यों हर्ट कर रही है? क्योंकि उससे हमारी फीलिंग्स जुड़ी हुई है। मानते हो ये बात? इमोशंस जुड़े हुए हैं, एटीट्यूड्स है, ये सब चीजें। अगर मैंने फीलिंग्स, इमोशंस, इन सब चीजों के बारे में बात कर दी तो यहाँ से आपको दो चीज पता चल गई है कि अफेक्टिव, एक तो ये इमोशंस बेस्ड है, हाँ या ना? अफेक्ट कौन कर रहा है? जो अपना तो उसकी बातें कर रही है ना। दूसरी बात, ये आपका हार्ट बेस्ड भी है, प्रॉपर पिक्चर बनाई हुई है, हार्ट बेस्ड भी है। बिल्कुल, ये कैसे याद रखोगे? फीलिंग्स हमारे दिल में ही तो होती है, या किसी के हाथ में है, पैर में है, कुछ ऐसा है क्या? नहीं ना, ऐसा तो नहीं है कि किसी के हाथ में है फीलिंग्स, नहीं ना। ठीक है, अफेक्टिव तो दो चीजें अभी आपको यहाँ पर याद हो चुकी है। अफेक्टिव, अफेक्टिव जो है फीलिंग से रिलेटेड है। फीलिंग्स कहाँ पर होती है? हमारे दिल में होती है। अब इसको भी याद करने की ट्रिक याद कर लो, इसको याद करने की ट्रिक है आपकी
ये आपका डेविड क्रैथवोल ने दिया है, इसको आप कैसे याद रखोगे, डेविड क्रैथवोल। अच्छा, दाऊद का नाम सुना है किसी ने? चलो अगर दाऊद भी नहीं याद आ रहा तो यहाँ पर भी चलो वॉल ही हम लेकर चलते हैं। एक लड़की कोई वॉल के पास में खड़ी है जो रो रही है, क्यों रो रही है? इमोशंस है उसकी, इमोशंस दिल से आते हैं, ठीक है। अगर इतनी सारी बातें होगी तो वो क्यों रो रही है? क्योंकि उसको कोई ना कोई बात अफेक्ट हुई है, हाँ या ना? याद रहेगी बात। अफेक्टिव डोमेन इमोशन से रिलेटेड है, हार्ट से रिलेटेड है। किसने दिया है? क्रैथवोल ने दिया है। कैसे याद रखोगे कि कोई एक लड़की है जो वॉल पे खड़ी होकर रो रही है, क्रैथवोल का मैंने बोल लिया, जो वॉल के पास खड़ी होकर रो रही है। क्यों रो रही है? क्योंकि उसको किसी की बात अफेक्ट कर गई। इज इट क्लियर? 3 चीजें याद हो गई अभी आपको, किससे रिलेटेड है एंड किसने दिया, ठीक है। चलो, एंड किस चीज पर बेस्ड है? हार्ट बेस्ड है। चलो अभी हम देख लेते हैं यहाँ पर अफेक्टिव के बारे में। ठीक है, इसकी सबसे पहले मैं ट्रिक बता देती हूँ। चलो, R टू V O C, R2VOC। अच्छा, सबसे पहले मुझे बताओ कि किस किस को टेक्स्ट पे बात करना ज्यादा ठीक लगता है, या फिर अगर फेस टू फेस बात होगी, या फिर वॉइस नोट आएगा? मेरे ख्याल से वॉइस नोट, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं आपको बातों का पता लग जाता है, होता है ना ऐसा। अगर मैं आपको मैसेज टाइप कर रही हूँ एंड तो आपको पता नहीं लगेगा कि मैंने किस तरीके से बोला है, बट अगर वो ये चीज अगर मैं आपको वॉइस नोट में भेज दूं तो आप समझ जाओगे ना कि अच्छा ये इस तरीके से बोली गई ये बात, हाँ या ना? यहाँ पर फीलिंग्स दिख रही है आपको मेरी, फीलिंग्स दिख रही है आपको मेरी, यहाँ पर आपको मेरी फीलिंग्स का पता लग जाएगा, एंड फीलिंग्स का पता लग जाएगा यानी कि अफेक्टिव डोमेन है। अब मैंने वॉइस की बात क्यों बोली है? आपका कोई फ्रेंड है जो आपको बार बार टेक्स्ट पे बात बताया जा रहा है, बताया जा रहा है, बताया जा रहा है, एंड आपको वो बात समझ में नहीं आ रही, तो आप उसको क्या बोलोगे? यार सब कुछ छोड़, रे तू वॉइस नोट भेज रहे, रे तू वॉइस नोट भेज रहे, R2VOC। दैट इज द ट्रिक टू लर्न दिस अफेक्टिव डोमेन। रे तू वॉइस नोट भेज रहे, बहुत देर हो गई है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। याद रहेगा अब ये? एक एक करके पढ़े अब। चलो, सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले होगा आपका रिसीविंग, फिर होगा आपका रिस्पोंडिंग, फिर होगा आपका वैल्यूइंग, फिर होगा आपका ऑर्गेनाइजिंग, फिर होगा आपका कैरेक्टराइजिंग। चलो भाई, इतनी सारी चीजें बता तो दी हैं, पर इसका करना क्या है? रिसीविंग, अनुकरण। सबसे पहले आप कोई भी मैसेज आप उसको रिसीव ही तो करते हो, सिंपल। या सबसे पहले रिस्पॉन्ड करते हो? नहीं, सबसे पहले आप मैसेज को रिसीव करते हो। डन, फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया हमारा, ठीक है। सेकंड, मैसेज जब रिसीव कर ले तभी तो आप उसको रिस्पॉन्स करोगे, सिंपल। चलो, रिस्पॉन्स भी कर दिया। वैल्यूइंग, जब रिसीव भी कर दिया, रिस्पॉन्ड भी कर दिया, फिर आप उसको वैल्यूइंग करते हो, यानी सीइंग द एक्सप्रेसिंग द वर्थ ऑफ समथिंग, यानी कि आप ये देख रहे हो कि क्या ये उतना वर्थ इट है, क्या मुझे उतनी वैल्यू देनी चाहिए। होता है ना ऐसा? ऐसा होता है ना? ठीक है, बिल्कुल होता है। फिर होता है आपका फोर्थ, यानी कि ऑर्गेनाइजिंग, क्रिएटिंग अ यूनिक वैल्यू सिस्टम बाय रिलेटिंग न्यू वैल्यूज टू एग्जिस्टिंग बिलीव्स। अब क्या होगा हमारे दिमाग में? ठीक है, किसी का मैसेज हमने रिसीव भी कर लिया है, रिस्पॉन्ड भी कर लिया है, फिर हमने देख लिया है कि हाँ कितना वर्थ इट है, यानी कि हमने देख लिया कि बस इतनी ही वैल्यू देनी है। अब जब हमें ये 3 चीजें पता लग गई तो हम ऑर्गेनाइज करेंगे। हम ऑर्गेनाइज किस तरीके से करेंगे? हम अपनी लिमिट सेट कर लेते हैं ना कि इस पर्सन से उतनी ही बात करनी है, या फिर हम बोल देते कि यार मेरी जो लिमिटेशन है वो इतनी है। होता है ना ऐसे ही? तो हम क्या कर रहे हैं? हम व्यवस्थित कर रहे हैं हर एक चीज को, ठीक है। कैरेक्टराइजिंग, एक्टिंग कंसिस्टेंटली विद इंटरनलाइज्ड वैल्यूज, यानी कि चरित्र चित्रण। इसमें कुछ नहीं है, इसमें बस ये है कि जो ये हमने चारों जो ये पॉइंट पढ़ लिए हैं, हम इसी के हिसाब से ही अब हम काम करने वाले हैं, सिंपल। किसी का मैसेज आया, रिस्पॉन्ड कर दिया, उसकी वैल्यू चेक कर ली है, वैल्यू चेक करने के बाद में फिर हमने उसको व्यवस्थित कर दिया है कि इतना ही वैल्यू सिस्टम है हमारा, ये हमारे बिलीव्स है, इसी के हिसाब से जो हमारा रिलेशन है वो वर्क कर सकता है। लास्ट होगा आपका कैरेक्टराइजिंग, जब इतनी सारी चीजें पता लग गई तो उसके हिसाब से काम करो ना, ठीक है। भावनात्मक, आप ये सब चीजें आप क्यों कर रहे हो? ताकि आप दोबारा से अफेक्ट ना हो जाओ, याद कर सकते हो एक कहानी की तरह, ठीक है। रिवाइज करा दूं मैं दोबारा से? अफेक्टिव डोमेन अफेक्ट कर रही है, अफेक्ट कर रही यानी कि फीलिंग्स है,
इमोशंस है, दिल से जुड़ी हुई है, ठीक है। अफेक्टिव, अफेक्टिव देखो किसी भी बात का जो अफेक्ट है वो तब पड़ेगा जब कोई वॉइस नोट भेजेगा, यानी कि ऋतु वॉइस नोट भेज रहे, R2VOC, सिंपल बात है। ऋतु वॉइस नोट भेजने का क्या मतलब है, अब इसको सीक्वेंस में कैसे लगाओगे, सबसे पहली बात है रिस्पॉन्ड आप तभी करोगे जब तक आप किसी चीज को रिसीव करोगे। सबसे पहले रिसीव करो, किसी का मैसेज आया तो रिसीव कर लिया, मैसेज का फिर रिस्पॉन्स किया, रिस्पॉन्स करने के बाद में आप उसको वैल्यू दे रहे हो, वैल्यू देने के बाद में आप उसको व्यवस्थित कर रहे हो एंड करेक्टराइजिंग, फिर आप उसका चरित्र चित्रण भी कर रहे हो। इज इट क्लियर सभी को? अफेक्टिव भी क्लियर हो गया है? पढ़ लो एक बार, किसी को कोई डाउट लगे तो पूछ सकते हो, फिर हम साइकोमोटर पे जाएंगे। सर तो नहीं घूम गया किसी का? हाँ? सर तो नहीं घूम गया एकदम? नहीं समझ में आ रहा सभी को? ठीक है चलो बढ़िया बात, समझ में आ रहा है तो। ये कैमरा बंद होता ना तो फिर मुझे टेंशन हो जाती है कि अरे यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी, सबको क्लियर हो रहा है? ठीक है, अभी एक काम करो, 2 मिनट लो एंड पानी वानी पी कर आओ, फिर हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? किसी को कोई डाउट है सो यू कैन आस्क मी, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछ सकते। ज्योति समझ में आ रहा है? टीचिंग तो आप शायद से पहली बार ही कर रहे हो ना? मुश्किल लग रहा है टीचिंग? अभी तो ठीक लग रहा है। हाँ तो आगे भी ठीक ही लगे, ठीक ही लगना चाहिए बस। जब ब्रेक हो जाए सभी का तो अपने आप ही बोल देना कि हो चुका है ब्रेक, तो कर सकते हैं आगे। ठीक है, शिवम तो बैठ चुके अपनी लाइब्रेरी में। दीक्षा आप ऐसे क्यों देख रहे हो उतने गुस्से में, मार डालोगे क्या मुझे? इतना सीरियस हो गए कि बस एक बार क्लास खत्म तो हो फिर बताती, ऐसा है क्या कुछ? मैम उधर नहीं देख रही, मैं अपनी कॉपी में देख रही हूँ। अच्छा मैं डर गई, मुझे लगा मैंने क्या कर दिया ऐसा, मैं तो पढ़ाई नहीं नहीं उधर नहीं देख रही, मैं नीचे देख रही हूँ। नहीं नहीं मैं अपनी कॉपी में देख रही हूँ, नोटबुक में देख रही हूँ। तो चलिए फिर कर सकते हैं शुरू, हो गया है ब्रेक, करें आगे पक्का? ठीक है बहुत ही बढ़िया। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी 2 तो हम कर चुके हैं, लास्ट वन करते हैं। लास्ट वन होता है आपका साइकोमोटर डोमेन। देखो याद करने की ट्रिक बता देती हूँ मैं आपको। साइकोमोटर, जो साइको लोग होते हैं वो कुछ भी तोड़ फोड़ कर देते हैं, मानते हो ये बात मेरी? तोड़ फोड़ कैसे करेंगे? हाथ से करेंगे, तो हैंडल, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो हैंड, ठीक है। चलो अगर मैंने बोला है कि जो साइको लोग होते हैं वो कुछ भी तोड़ फोड़ कर देते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं वो हाथ से, यानी कि ये हैंड से रिलेटेड है, तो क्या लगता है किस चीज से बेस्ड होगा? अगर ये नॉलेज बेस्ड हो गया, ये इमोशंस बेस्ड हो गया, ये तोड़ फोड़ कर रहा है तो ये एक्शन बेस्ड हुआ ना, सिंपल है ना? चलो इतनी चीजें तो आपको समझ में आ ही चुकी है। एक्शन बेस्ड हुआ है, ये आपका दिया है अनीता हेरो ने। कैसे भी आप इसको याद कर सकते हो, कैसे भी याद कर लो इसको कि हर हाल में जो साइको है वो साइको ही रहेगा, हेरो, ठीक है। उसको अच्छा दिखाओगे तब भी वो अपनी साइकोपंती ही करेगा, खुश रहेगा तब भी साइको रहेगा, दुखी रहेगा तब भी वो साइको रहेगा, वो हर हाल में साइको ही रहेगा, ठीक है। यही तो होगा। या अगर किसी ने धड़कन मूवी देखी है तो उसमें सुनील शेट्टी जो थे वो थोड़े साइको टाइप के थे, ठीक है, बट वहां पर एक किरदार थी अंजलि, यहाँ पर अंजलि ना होकर यहाँ पर अनीता है, इस तरीके से भी याद रख सकते हो, ठीक है।
यहाँ पर अभी हम सिम्पसन्स नहीं पढ़ेंगे, सिम्पसन्स अभी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी। अभी हम यहाँ पर अनीता हैरो का जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है अभी हम उसको पढ़ने वाले। फोकस ऑन फिजिकल एक्शंस, मोटर स्किल्स एंड बिहेवियर। ठीक है, ये सब चीजें मैं बता चुकी हूँ। व्हाट आर मोटर स्किल्स? मोटर स्किल्स वो होती है जहाँ पर आपका दिमाग और आपके हाथ दोनों चीजें चलती होती हैं। एग्जाम्पल के लिए जब आप ड्राइंग करते हो ना, ड्राइंग करते हो या अगर किसी को और भी क्रिएटिविटी का शौक है तो उनका दिमाग भी चलता रहता है, उनके हाथ पैर भी चलते रहते हैं। सिंपल मोटर स्किल्स आपकी वही होती है। अभी देख लेते हैं साइकोमोटर में और सब चीजें क्या है। ठीक है, साइकोमोटर वेरी वेरी इजी। ठीक है, साइकोमोटर की ट्रिक लिख लो पहले। आई एम पान, इसका क्या मतलब हुआ? आई एम पान बता देती हूँ। ठीक है, ओके, इसको याद करने की ट्रिक भी अभी मैं आपको बता दूंगी। देखो, जो साइको होगा तो मानते हो कि उसकी पढ़ाई वगैरह नहीं हुई होगी उतनी, मानते हो ये बात? वो पढ़ा नहीं होगा तभी शायद वो उतना ज्यादा वो साइकोपैथ है कि वो कुछ भी किए जा रहा है, किए जा रहे, किए जा रहे। पढ़ाई नहीं होगी तो आप इसको वैसे समझ लो कि अनीता नाम की लड़की है या फिर कोई भी है जो साइको है बहुत ज्यादा। वो क्या करते हो अपने दोस्तों के साथ में वो चाय वाय पीने के लिए किसी टपरी पर जाते हैं, तो हर किसी ने बोला कि मैं तो चाय लूंगा, बट लेकिन जो साइको वाला था जो पढ़ा नहीं हुआ है उसको इंग्लिश नहीं आती, तो उसने क्या बोला? आई एम पान, मैं तो पान लूंगा। इसको पान खाना है, सब चाय पी रहे हैं, कैसे भी याद रख सकते हो। ठीक है, आई एम पान इज इमिटेशन, मैनिपुलेशन, प्रिसाइजन, आर्टिकुलेशन, नेचुरलाइजेशन। बहुत ही ज्यादा इजी है। इमिटेशन, अनुकरण का मतलब होता है नकल करना। नकल करने का क्या क्या मतलब हुआ इसका? हम सभी को टूथब्रश करना कैसे कैसे आया है। सिंपल सी बात है कि इमिटेशन में क्या हुआ, सबसे पहले जब बिल्कुल ही हम छोटे थे तो हमारी मम्मी ने हमको ये चीज सिखाई है कि आपको ब्रश करना है तो इसको ऐसे पकड़ो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। यानी कि जो मम्मी बोलती गई वो सब चीजें हम करते गए। मैनिपुलेशन क्या होता है? फिर मम्मी ने वो हमें बता दिया कि इस तरीके से करना हो तो तुम्हें वैसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, बट साथ में मैनिपुलेशन में क्या होगा कि मम्मी ने जैसा हमें बता दिया था हम वैसी चीजें अब हम कर रहे हैं, अब हम मैनिपुलेट कर रहे हैं, बस वैसा ही। इज इट क्लियर? धीरे धीरे क्या हुआ, ब्रश करने में आपकी प्रिसाइजनेस यानी कि आपकी एक्यूरेसी बहुत ही ज्यादा बढ़ गई, यानी कि अब आपको सोच के ब्रश करने की जरूरत नहीं होती है। एग्जाम्पल के लिए इमिटेशन, जब हम बिल्कुल ही फर्स्ट फेज में थे तब मम्मी ने बोला कि सबसे पहले लेफ्ट साइड पे करो, फिर राइट साइड पे करो, फिर ऊपर करो, और फिर नीचे करो, फिर ऐसे ऐसे करो। ठीक है, सो इमिटेशन में फर्स्ट स्टेप हमारा यही था। मैनिपुलेशन में क्या हुआ, अब हमारे दिमाग में ना ये चीजें बैठ चुकी हैं कि अच्छा पहले ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है, तो धीरे 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 अब हम वैसा ही कर रहे हैं। प्रीसाइजन में क्या रहेगा, अब हमारी इतनी ज्यादा एक्यूरेसी बढ़ चुकी है उस चीज के अंदर कि अब हमें दोबारा से वही पूरा प्रोसेस याद करने की जरूरत नहीं है, वो एकदम अच्छे से हो चुका है। इज इट क्लियर? आर्टिकुलेशन, आर्टिकुलेशन का क्या मतलब होता है? क्या लग रहा है? आर्टिकुलेशन का मतलब यहाँ पर सिर्फ ये होता है कि आर्टिकुलेशन का मतलब ये होता है कि अगर मैं इस टाइम पर आपको ये बोलूं कि आपको मतलब कि ब्रश भी करना है एंड साथ साथ में आपको फोन भी चलाना है, तो क्या आप चला सकते हो? बिल्कुल चला सकते हो, क्योंकि इतनी एफिशिएंसी आपकी बढ़ चुकी है कि उसके साथ में आप एक काम और भी कर सकते हो। इज इट क्लियर? नेचुरलाइजेशन, वो स्किल आपकी इतनी ज्यादा नेचुरल हो चुकी है कि अगर मैं आपको नींद में भी बोलूंगी ना कि आपको आंख बंद करके प्रॉपर नींद में अगर आपको ब्रश करना है, मैं गारंटी देती हूँ, आप भी गारंटी दे दोगे कि आप ब्रश बिल्कुल ठीक करोगे। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल नेचुरल हो चुकी है। स्टेप बाय स्टेप अभी हम चल रहे हैं। इमिटेशन की मम्मी ने बताया सबसे पहले कि टूथब्रश करना कैसे। मैनिपुलेशन, जैसा बताया उसको मैंने अपने दिमाग में रखा एंड फिर मैंने वैसा ही करना शुरू कर दिया। प्रीसाइजन, अब मेरी उस चीज में एक्यूरेसी बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। आर्टिकुलेशन, वो काम करते करते मैं दूसरे काम भी कर सकता हूँ। टूथब्रश करने के साथ साथ में फोन चला रहे हो या फिर मम्मी ने बोला कि मुझे वाला सामान पकड़ा दो तो फिर आप पकड़ा भी रहे हो। नेचुरलाइजेशन, वो इतनी ज्यादा नेचुरल हो चुकी है कि अब आप उसको नींद में भी कर सकते हो। इज इट क्लियर? इजी था। आई एम पान, साइकोमोटर। चलो, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इज कंप्लीटेड, कोई डाउट है तो पूछ लो।
टाइम ले लो अपना, कोई जल्दबाजी नहीं है कि मुझे आज ये सारी ही प्रॉपर पीपीटी करानी है। टाइम लो अपना अच्छे से। क्लियर हो गया है? रेडी हो आगे पढ़ने के लिए तो बताओ, ठीक है। समझ में आ गई सभी को ब्लूम्स की टेक्सोनोमी? ठीक है, दिमाग लगाया गया है। अच्छा, एग्री करते हो ये सब जो चीजें अभी बताए कि हाँ मतलब कि इस तरीके से ही होता है, ऐसा ही सही होता है ना? एग्री करते हो ना ये सब चीजें? चलो अच्छी बात है, एग्री करते हो तो। कर सकते हैं क्या आगे? कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। कुछ डाउट है क्या, या पढ़ रहे हो अभी? ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ठीक है, अभी हम बात करेंगे गैगनेस हायरार्की ऑफ लर्निंग के बारे में। गैगने का अधिगम पदानुक्रम। गैगने क्या बोलते हैं कि लर्निंग के ना कुछ हायरार्की होती है, कुछ पद होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं। ये एकदम से नहीं आती है, ठीक है, ये एकदम से नहीं होती है। तो क्या क्या सब चीजें हैं, अभी हम ये सब चीजें हम पढ़ने वाले। पढ़ सकते हैं? ठीक है, टाइम चाहिए किसी को, रुकना है नहीं? करें आगे? चलो ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पर बात क्या करेंगे, देखो ये पहले से डिवाइडेड है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये जो स्टार्टिंग के जो 4 है ये आपके लोअर, ये आपके लोअर हुए। एंड अगर ये आपके लोअर है तो सिंपल सी बात है वो आपके हायर हुए हैं, ठीक है। अगर ये आपको लिखना भी होगा ना, तो अगर आपको इसका चार्ट बनाना हो तो आपको ये नीचे से शुरू करना, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से काइंड ऑफ आप इसको शुरू कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहला होता है आपका सिग्नल। सिग्नल यानी कि क्लासिकल कंडीशनिंग। जस्ट अ सेकेंड, क्या एक एक करके यहाँ पर दिए हुए हैं क्या, मैं देख लेती हूँ एक बार। डन। ठीक है, सिग्नल क्लासिकल कंडीशनिंग। हाँ जी शिवम बोलिए। मैं कह रहा हूँ आपकी ना वॉइस चली जा रही है बार बार, एक बार आप प्लीज चेक कीजिए नेटवर्क। अभी ठीक है मेरी वॉइस? ऐसा क्यों हो रहा है, वॉइस क्यों जा रही है? ज्यादा ब्रेक हो रही है कि बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है? हाँ मतलब अभी वाले में तो हुई थी, सभी के साथ हो रहा है, पता नहीं मेरा नेट स्लो हो गया तो। मुझे लग रहा है शायद मेरे नेटवर्क में कुछ इशू हो रहा है आज। सभी के साथ हो आपका रहा ये है। नहीं। अभी ठीक है? हाँ तो मेरी साइड से कुछ प्रॉब्लम हो रही है। अभी ठीक है मेरी वॉइस एकदम? ठीक है। सबसे पहले अभी हम स्टेप करने वाले हैं सिग्नल। सिग्नल क्या है? क्लासिकल कंडीशनिंग। जिन्होंने पहले पढ़ा है या कुछ भी, सिग्नल क्या है? एनी आइडिया? शिवम ने तो पढ़ा है। हाँ जी शिवम बताइए सिग्नल। अच्छा शिवम आप तो वैसे 8 के 8 ही बता सकते हो, चलो बता दो। सिग्नल लर्निंग में होता है इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स करते हैं जो हम। ओके, एग्जाम्पल के लिए बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ। सिग्नल में क्या होता है? इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स, यानी कि वो रिस्पॉन्स हम चाहते भी नहीं है, वो इच्छा नहीं है हमारे देने की, बट वो निकल जाता है रिस्पॉन्स। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मोस्ट ऑफ द गर्ल्स, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सभी गर्ल्स के लिए, बस मोस्ट ऑफ द गर्ल्स, जैसे बिजली चमकी वो चिल्लाने लग जाती है। स्कूल में देखा होगा आपने, बहुत सारा रहता है ऐसा, स्कूल में वो कॉलेजेस में, ठीक है। कुछ ऐसा जरूरी नहीं है, अगर आप नहीं भी चिल्लाओगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कि बिजली चमकनी है फिर रुक नहीं जाएगी फिर बढ़ नहीं जाएगी, पता नहीं, पर फिर भी क्यों चिल्लाना है? छिपकली देख लिया तो चिल्ला दिया एकदम से, जबकि वो दूसरे रूम पर है बट तब भी चिल्ला दिया। तो सिग्नल, सिग्नल में यही होता है आपका क्लासिकल कंडीशनिंग, यानी कि वो रिस्पॉन्स हम चाहते भी नहीं है बट फिर भी हमारे रिस्पॉन्स को निकल गया। इज इट क्लियर? ठीक है। सिग्नल रिस्पॉन्स में सिंपल बात होगी कि सिग्नल कुछ ऐसा मिला, कि सिग्नल मिला हमें कुछ तो हमने रिस्पॉन्स कर दिया, ठीक है। बिजली का सिग्नल हमें दिखा तो हमने रिस्पॉन्स करते, कैसे? चिल्ला के। इज इट क्लियर सिग्नल में? ठीक है। स्टिमुलस रिस्पॉन्स, इसमें क्या होता है? स्टिमुलस रिस्पॉन्स, स्टिमुलस रिस्पॉन्स का मतलब ये होता है कि कोई चीज हो ही इसलिए रही है ताकि हम उसके ऊपर रिएक्ट करें।
एग्जाम्पल के लिए आपने देखा होगा स्कूल में क्या होता है कि स्कूल में मतलब कि जैसे ही जब हम सबके सब हम शोर कर रहे होते थे तो टीचर क्या करते थे, वो ना जस्ट बेंच पर ही वैसे मतलब कि 2 बार वो मारते थे और हम सब चुप हो जाते थे। क्यों मारते थे? क्योंकि हमें पता है कि अगर मैम ने बेंच पर या फिर टेबल पर अगर ऐसे 2 बार टैप किया है, इसका मतलब ही है चुप होना। समझ में आ गई ये चीज? कोई चीज हो ही इसलिए रही है ताकि हम उसके ऊपर रिस्पॉन्स करें। अनदर एग्जाम्पल से आप समझ लो। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही थी। फिर आवाज गई मेरी? अभी आ गई? अभी आ रही है मेरी आवाज? सिग्नल सभी ने सुन लिया है? सिग्नल ठीक है। स्टिमुलस रिस्पॉन्स मैं कुछ करती हूँ, पता नहीं मेरी आवाज क्यों जा रही है। ठीक है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स। स्टिमुलस क्या होता है? स्टिमुलस का मतलब होता है वो पदार्थ, कोई चीज हो ही इसलिए रही है ताकि हम उसके ऊपर रिस्पॉन्स करें। एग्जाम्पल के लिए अगर स्कूल में हमें मैम ने ये बोला है कि मतलब कि स्टैंड अप, तो वो कर ही इसलिए रही हैं ताकि उनको पता है कि बच्चे इसके ऊपर रिस्पॉन्स करेंगे ही करेंगे। अनदर एग्जाम्पल इज दैट स्कूल में क्या होता था? बेल बजती थी। वो बेल क्यों बज रही है? क्यों? ताकि बच्चे समझ जाए कि हाँ अब छुट्टी होने वाली है। तो कोई चीज हो, वो बेल बज ही इसलिए रही है ताकि बच्चे उसके ऊपर रिएक्ट करें और बच्चे स्कूल से चले जाए। स्टिमुलस रिस्पॉन्स। इज इट क्लियर? प्रिसाइज रिस्पॉन्स भी है। प्रिसाइज रिस्पॉन्स का मतलब क्या हो कि उतना ही रिस्पॉन्स देना है जितना कि वो स्टिमुलस बोल रहा है। अगर वो बेल रिंग हुई है ना, तो वो बेल इसलिए ही बजी है ताकि बच्चे स्कूल से चले जाए ना, सिर्फ उतना ही रिस्पॉन्स मांगा है उसने। क्लियर हो गया? हाँ या ना? ठीक है। फिर आता है आपके पास में चेनिंग। चेनिंग क्या होता है? ठीक है, अभी हमने सिग्नल कर लिया है, स्टिमुलस पढ़ लिया, अभी हम बात करेंगे चेनिंग के बारे में। चेनिंग का क्या मतलब होता है? चेनिंग का मतलब होता है कि किसी भी दो चीज को हम रिलेट कर पा रहे हैं। कैसे? कैसे रिलेट कैसे कर पा रहे हो? चेनिंग, चेन बना लेना। नहीं, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, पियानो देखे आप सभी ने? बजाया नहीं होगा बट देखा तो होगा। तो पियानो का अगर आप कोई भी आप एक भी बटन अगर आप वो टैप करते हो ना, कोई भी अगर आप कोई भी की अगर आप टैप करते हो, उसमें से एक साउंड जनरेट होता है। एक एक में कुछ होगा, एक में कुछ होगा। बट अगर आप वो 4-5 कीज को अगर आप एक साथ आप प्रेस करते हो तो एक साउंड जनरेट होती है ना। तो क्या किया है वहां पे? हमने एक के साथ में दूसरी चीज को हमने कनेक्ट किया है, एक हमने चेन बनाई है, तभी उसका हमें रिजल्ट अच्छा दिख पा रहा है। हाँ या ना? होता है ना ऐसे ही? ठीक है, पियानो की अगर मैं कोई बस एक की दबाऊं तो बस वो एक साउंड जनरेट कर रहा है, बट अगर मैं 5-6 की अगर मैं एक करके बजाती हूँ तो वो एक म्यूजिक बना देती है ना, यानी कि चेनिंग हो गई। जब कोई भी चीज कनेक्ट करके जब किसी भी चीज को हम लिंक कर देते हैं तो वो एक बॉन्ड बना लेती है। इज इट क्लियर? श्रृंखलन। ठीक है, वर्बल एसोसिएशन। वर्बल एसोसिएशन आपकी सेम चेनिंग ही है। वर्बल का मतलब यहाँ पर बस शब्द आ जाएंगे। बचपन में हमने ए बी सी डी सीखा, हमने 4 डिफरेंट डिफरेंट हमने शब्द सीख लिए, या फिर हमने पूरा A to Z हमने सीख लिया। बट हम क्या कर रहे हैं, अब हम इसको चेन कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए ए पी पी एल ई सब डिफरेंट डिफरेंट जगह पर है, बट जब मैंने इन सब शब्दों को मैंने जोड़ा, जब मैंने इन सब की चेन बनाई, तो वो क्या बन गई? वो एक लैंग्वेज बन गई। इज इट क्लियर? सेम है, चेनिंग के जैसा ही है। जब अलग अलग चीजें आप मिला देते हो तो काइंड ऑफ मतलब कि चेनिंग वाला ही है। ठीक है, बस वर्बल में आपका मतलब कि शब्द वाली होती है, शाब्दिक वाला हो जाता है, एंड चेनिंग में शब्द को छोड़ के बाकी वो सब चीजें। इज इट क्लियर? ठीक। फिफ्थ होता है आपका, अच्छा ये 4 समझ में आ गए हैं? मेरी वॉइस भी ठीक है इन 4 तक तो? ओके, एकदम क्लियर? मुश्किल तो नहीं लग रहे हैं? चलो फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ आता है आपके पास में डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन इजी है बहुत ही ज्यादा। डिस्क्रिमिनेशन का क्या मतलब है? डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है कि आप भेद कर पाओ। भेद क्या कर पाओ? सिंपल एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बता देती हूँ। अगर मैं आपको ये बोल दूं कि पानी टपक रहा है, ठीक है, पानी टपक रहा है, तो इसके 2 चीजें हैं कि क्या बारिश की वजह से पानी टपक रहा है या फिर मेरे बाथरूम की टैप लीक कर रही है। ठीक है,
पानी की आवाज तो सेम ही होती है, हाँ या ना, होता है ना सर। बट आप उस आवाज को भी, जब आप इस आवाज में भेद कर पाओगे, डिस्क्रिमिनेट कर पाओगे कि अच्छा पानी टपक रहा है, बट पानी टपक कहाँ से रहा है, दो चीजें हो सकती हैं, या तो बारिश हो रही है इसलिए बारिश का पानी टपक रहा है, या फिर दूसरी चीज शायद मुझसे टैप खुली छूट गई है इस वजह से टैप लीक कर रही है। यानी कि आप क्या कर पा रहे हो, आपको स्टिमुली यानी कि चीज तो सेम ही है, पानी तो सेम ही है, बट ये पानी भी आप मतलब कि डिफ्रेंशिएट आप कर पा रहे हो कि पानी अगर टपक भी रहा है तो कहाँ से आ रहा है, डिस्क्रिमिनेशन, सिंपल एकदम डिस्क्रिमिनेशन। क्लियर हो गया सभी को, डन एकदम, ठीक है। फिर क्या आता है, फिर आता है आपका कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या आता है, ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट्स इनटू क्लासेस। सिंपल भाषा में बताती हूँ, बहुत ही ज्यादा सिंपल भाषा में बताती हूँ। अगर मैं आपके सामने 4 बास्केट रख दूं एंड मैं आपको बोलूं कि एक में आपको फ्रूट्स रखने हैं, एक में आपको क्लॉथ रखने हैं, एक में आपको बर्तन रखने हैं, एक में आपको कुछ और रखना है, तो क्या आप फ्रूट्स वाली बकेट में क्या आप क्लॉथ रखोगे? क्यों नहीं रखोगे? क्योंकि आपको फ्रूट का कॉन्सेप्ट पता है, आप फ्रूट देख के समझ जाओगे कि अच्छा अगर ये बोला गया कि ये वाली फ्रूट की बास्केट है तो इसमें मुझे फ्रूट से रखने, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि फ्रूट का कॉन्सेप्ट क्या है, कि फ्रूट होते कैसे हैं। इज इट क्लियर? यानी कि आप क्या कर रहे हो, जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं आप उसको एक क्लास में जब आप लगा देते हो, ये होता है आपका कॉन्सेप्ट। अनदर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको ये चीज बोल देती हूँ कि आज हमें किसी पार्टी में जाना है, तो क्या पहन के जाओगे आप? पार्टी वाले कपड़े ही तो पहन के जाओगे, क्यों? क्योंकि आपको पार्टी का और पार्टी वाले कपड़ों का भी कॉन्सेप्ट आपको पता है, सिंपल। फिर आता है आपके पास में रूल। रूल का मतलब क्या होता है? रूल का मतलब होता है कॉन्सेप्ट। सिंपल सी बात है, जब आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तभी आप उसके ऊपर रूल लगा पाओगे। जब आपको फ्रूट का कॉन्सेप्ट पता है तभी आपने उस कॉन्सेप्ट को यूज करके ये रूल लगाया कि अच्छा ये इस बास्केट में जाएगा। क्लियर, सिंपल। एंड लास्ट में हो जाएगा आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग तो खैर मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, समस्या का समाधान निकालना है। कुछ भी चीजें यूज करो बट समस्या का समाधान निकलना चाहिए। इज इट क्लियर? चलो, क्लियर हो गई है 8 के 8